हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊंगा और ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि एसएससी जेई, ओके, आरआरबी जेई, डीआरडीओ या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग किसी भी क्वेश्चंस में जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, आप बस ध्यान से देखेंगे और सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको इस सब्जेक्ट में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है, तो ये सीरीज मैकेनिकल एंड सिविल स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, और यहाँ पर हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हुए हों। ओके, तो उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसमें बेसिकली हम लोग किसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे वो पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस शॉम का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिए तो उससे फिर आपके लिए सही नहीं होगा। हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि देखिए, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पर मूव करेंगे। ओके, फिर बैंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स, शियर स्ट्रेस इन बीम्स, टॉर्सनल स्ट्रेस इन बीम्स। तो हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। ओके, फिर देखिए एसएफडी एंड बीएमडी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर मैं आपको काफी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ओके, जिससे आप किसी भी लोडिंग डायग्राम का एसएफडी और बीएमडी आप 1 मिनट के अंदर बना सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस का क्वेश्चंस करेंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, कॉलम एंड स्ट्रट, प्रेशर वेजल्स एंड थ्योरी ऑफ फेल्योर्स। तो इन सभी टॉपिक का हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे और आप देखेंगे कि अप्रॉक्स 1000 क्वेश्चंस का आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर काफी डिटेल्ड वे में लगभग सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और जो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चंस होगा मैं उसको स्किप कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो सभी क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो चलिए माय डियर, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सभी यहाँ पर एंजॉय कर पाएंगे। बस आप अच्छे से ध्यान से कंसंट्रेट होकर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए माय डियर, सेशन को स्टार्ट किया जाए। ओके, देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चंस को पहले अच्छे से ध्यान से पढ़िए। स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस is conducted to know which of the following properties of the material। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी मटेरियल्स के किस प्रॉपर्टीज को जानने के लिए हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस करते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 2012 में पूछा गया हुआ है। ओके, तो यहां पर आपको बस ध्यान देना है कि स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस, यहां से आपको ये मालूम चलेगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस हम लोग करते क्यों हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जब भी आप स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा माइल्ड स्टील के लिए आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपने देखा होगा। हम लोग माइल्ड स्टील का देख लेते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम। तो उसमें आपने देखा होगा कि इस तरह का डायग्राम बनता है जनरली, और फिर यहां पर आके फ्रैक्चर हो जाता है। दिस इज द फ्रैक्चर पॉइंट। ओके, दिस इज द फ्रैक्चर पॉइंट। तो इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से हमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम चलता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी,
मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी, टफनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस, ओके, फॉर्मेबिलिटी, फॉर्मेबिलिटी। तो ये सभी प्रॉपर्टीज हमें किससे मालूम चलता है? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से मालूम चलता है, ओके। और ये सभी क्या है? ये सभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं माय डियर फ्रेंड, दिस इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये सभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस से हमें किसी भी मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में मालूम चलता है। अब यहां पर देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो माय डियर फ्रेंड, किसी भी मटेरियल का या किसी भी मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है? तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि किसी भी मेटल या मटेरियल का जो वेट होगा, वेट, वेट आपका किस में आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। या उस मेटल का कंडक्टिविटी जो होगा, कंडक्टिविटी, या आप बोल सकते हैं कि उस मेटल का जो कलर होगा। तो इन सभी प्रॉपर्टीज को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में रखते हैं। और आप क्लियरली जानते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस से हमें वेट, कंडक्टिविटी या कलर इसके बारे में मालूम नहीं चल पाता है, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। फिर देखिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या है? दिस इज रिलेटेड टू द लाइट। ये क्या है? रिलेटेड टू लाइट। तो ये भी हमें नहीं मालूम चल पाता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी हमें मालूम नहीं चल पाता है। फिर देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होता है ये डेवलप होता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी हमें मालूम नहीं चल पाता है, ठीक है। दिस इज डेवलप्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम चल पाता है किसी भी मटेरियल का मैग्नेटिक सॉरी, आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आसानी से मालूम कर सकते हैं किसके हेल्प से? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के हेल्प से, ओके। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से हम लोग टफनेस कैसे मालूम कर पाएंगे, डक्टिलिटी कैसे मालूम कर पाएंगे, मैलिएबल होगा या नहीं ये कैसे मालूम कर पाएंगे, ठीक है। तो इलास्टिसिटी के बारे में, तो ये सभी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप इतना ध्यान में रखिए कि ये सभी जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, ओके। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ए मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शंस इट इज सेड टू बी। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर एक मटेरियल का प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन में आइडेंटिकल है, इक्वल है, तो उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? तो ध्यान देंगे आप। तो जनरली हम लोग कितने टाइप का मटेरियल्स पढ़ते हैं? तो आप ये कह सकते हैं कि सर हम लोग 4 टाइप का मटेरियल्स पढ़ते हैं, या आप 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा है वो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं वो है होमोजेनियस मटेरियल्स, होमोजेनियस मटेरियल। फिर आपका क्या है? आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक। और फिर थर्ड है आपका ऑर्थोट्रॉपिक। एक एनिसोट्रॉपिक भी है, ठीक है, एनिसोट्रॉपिक भी है। तो आप 4 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए होमोजेनियस, होमोजेनियस मटेरियल क्या होता है एकदम ध्यान से देखिए। मैं आपको शॉर्ट में सभी मटेरियल्स के बारे में बताता जा रहा हूं। होमोजेनियस मटेरियल क्या है? मान लीजिए कि कोई मटेरियल है, ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है, और इस मटेरियल का प्रॉपर्टीज दैट मींस इलास्टिक प्रॉपर्टीज। इलास्टिक प्रॉपर्टीज बोलने का मतलब है कि इलास्टिक कांस्टेंट भी आप बोल सकते हैं, मतलब मान लीजिए यंग्स मॉडुलस। तो इस मटेरियल में यदि
कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, मान लीजिए एक पॉइंट यहां पे ले रहे हैं, एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां पर, तो कोई भी पॉइंट हमने लिया और इन पॉइंट्स पर सेम डायरेक्शन में, इन पॉइंट्स पर सेम डायरेक्शन में, तो मान लीजिए आपने एक्स डायरेक्शन लिया, आपने एक्स डायरेक्शन लिया, तो सेम डायरेक्शन में यदि इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम हो तो उस मटेरियल को हम लोग होमोजेनियस मटेरियल कहते हैं। ओके, होमोजेनियस मटेरियल्स में इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर सेम एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट इन ए डायरेक्शन, इन ए गिवन डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन में, मतलब होमोजीनियस में माय डियर फ्रेंड क्या होगा, पॉइंट कोई भी हो सकता है, एट एनी पॉइंट, पॉइंट कोई भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट पर आप देख लीजिए, लेकिन डायरेक्शन गिवन होना चाहिए, गिवन डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन का मतलब है सेम डायरेक्शन, किसी भी पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में यदि इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम हो रहा है तो उस मटेरियल को हम लोग होमोजेनियस मटेरियल कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड ध्यान से सुनेंगे आप, मान लीजिए कि ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, और इस मटेरियल में क्या देख रहे हैं, मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट आप ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट हमने लिया और उस पॉइंट पर यह देखा जा रहा है कि इस पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में आप देख लीजिए, इस पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में देख लीजिए, इलास्टिक प्रॉपर्टीज देखा गया कि सेम आ रहा है। मान लीजिए किसी भी पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शंस में यदि इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम हो तो उस मटेरियल को हम लोग आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। बात समझ में आ रहा, मतलब यहां पर कह रहा है कि एक पॉइंट दिया हुआ होगा और उस पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आप देख लीजिए, और यदि इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम आ रहा है, दैट मींस वो मटेरियल हमारा आइसोट्रॉपिक मटेरियल है। यानी आइसोट्रॉपिक मटेरियल में आप क्या बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे एट एनी डायरेक्शन, एट एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन पॉइंट क्या होना चाहिए, पॉइंट यहां पर गिवन होना चाहिए, पॉइंट दिया हुआ होना चाहिए, किसी भी डायरेक्शन में किसी गिवन पॉइंट पर यदि इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम आ रहा है, सो दैट मटेरियल इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक मटेरियल। और यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक को आप आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे, वो देखिए, होमोजेनियस में कोई भी पॉइंट था, एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, लेकिन डायरेक्शन गिवन था। आइसोट्रॉपिक में जस्ट उसका उल्टा हो गया है। आइसोट्रॉपिक में क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट जो है, आपका पॉइंट क्या होगा, गिवन होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, कोई भी डायरेक्शन होगा, एनी डायरेक्शन, तो उसका उल्टा हो गया। तो उस मटेरियल को हम लोग आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज आप ध्यान देंगे। मान लीजिए एक मटेरियल है, यहां पर आप कुछ पॉइंट ले लीजिए, कुछ पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए हमने 3 पॉइंट लिया, ठीक है, और इस 3 पॉइंट पर आप देखिए, इस 3 पॉइंट पर हम कुछ डायरेक्शंस में इलास्टिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। इस तरफ मान लीजिए ई है, यहां पर भी ई है, यहां पर भी ई, यहां पर मान लीजिए E1, इस डायरेक्शन में E1 और यहां पर भी E1, एंड इस डायरेक्शन में मान लीजिए E2, इस डायरेक्शन में भी E2 एंड इस डायरेक्शन में भी E2। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये किस टाइप का मटेरियल होगा, तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, देखिए पॉइंट यहां पर 3 पॉइंट आपने लिया है, यानी कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है एट एनी पॉइंट, और डायरेक्शन देखिए, अगर आप एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं तो यहां पर भी यंग्स मॉडुलस ई है, यहां पर भी यंग्स मॉडुलस ई है, यहां पर भी यंग्स मॉडुलस ई है, तो एक्स डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम है। उसी तरह ऊपर के डायरेक्शन में देखिए, सभी पॉइंट पर
E1 E1 E1, यानी डायरेक्शन कह रहा है गिवन है, ठीक है, गिवन डायरेक्शन देखिए, ठीक है। फिर देखिए E2, नीचे E2, यहां भी E2, यहां भी E2। तो एक चीज तो आप बोल सकते हैं कि सर ये होमोजेनियस होगा, सर ये होमोजेनियस है ना जी, होमोजेनियस है। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट पर आप सेम डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम देख पा रहे हैं, सो दिस मटेरियल इज होमोजेनियस। लेकिन क्या ये आइसोट्रॉपिक होगा? नहीं होगा माय डियर। क्यों नहीं होगा? देखिए, कोई भी पॉइंट पर आप देख लीजिए, सभी डायरेक्शंस में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम नहीं है। अगर सभी डायरेक्शंस में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होता तब उसे हम आइसोट्रॉपिक बोलते। दैट मीन्स ये आइसोट्रॉपिक नहीं है, तो क्या लिखेंगे? होमोजेनियस बट नॉट आइसोट्रॉपिक, बट नॉट आइसोट्रॉपिक। अब यहां पर देखिए, थोड़ा सा एग्जांपल भी हम बता देते हैं आपको। होमोजेनियस मटेरियल का एग्जांपल क्या होगा? जैसे सेरामिक्स, सेरामिक्स, ग्लास, मेटल्स, ईटीसी। उसी तरह आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स का भी एग्जांपल क्या होगा? तो आप याद रखेंगे, ग्लास एंड मेटल्स, ग्लास एंड मेटल्स, यानी ग्लास और मेटल्स होमोजेनियस भी है, आइसोट्रॉपिक भी है। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अब यहां पर थोड़ा सा और भी हम पॉइंट देख लेते हैं, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा और आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, एक और फिगर मैं आपको दिखा दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग ऑर्थोट्रॉपिक के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कि यहां पर मैं आपको 2 पॉइंट सिर्फ दिखा रहा हूं, ठीक है, सिर्फ 2 पॉइंट देख लीजिए। अब देखिए, यहां पर भी यंग्स मॉडुलस ई है और यहां पर भी ई। तो ये कौन सा मटेरियल है हमारा? आप क्या देख रहे हैं? कोई भी पॉइंट लीजिए, सबसे पहली बात, किसी भी पॉइंट पर देखिए सभी डायरेक्शंस में इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम है। यहां पर भी देखिए इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब आइसोट्रॉपिक तो होगा। अब होमोजेनियस के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक्स डायरेक्शन में इस तरफ देख रहे हैं तो यंग्स मॉडुलस ई, यहां पर भी ई है। ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो यहां पर भी ई, यहां पर भी ई। यानी देखिए, कोई भी डायरेक्शन आप लीजिए, इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि ये होमोजेनियस भी है। आइसोट्रॉपिक तो है ही, होमोजेनियस भी है। सो दिस मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक, होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुका है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल के लिए। ऑर्थोट्रॉपिक, देखिए ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या है, एकदम ध्यान से समझना है। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें किसी भी पॉइंट पर, जिसमें किसी भी पॉइंट पर ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन। तो किसी भी मटेरियल में किसी पॉइंट पर यदि आप देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि एक्स डायरेक्शन में जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, मान लीजिए कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज E1 है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में E2 एंड जेड डायरेक्शन में मान लीजिए E3 है। तो किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आप क्या देख रहे हैं कि ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो इस मटेरियल को हम लोग ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल क्या है? तो आप जानते हैं, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ओके, प्लाईवुड, प्लाईवुड, या आप सिंपली बोल सकते हैं कोई भी लेयर्ड मटेरियल,
कोई भी लेयर्ड मटेरियल, जो लेयर्ड मटेरियल होता है, जैसे कि प्लाईवुड मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए प्लाईवुड, प्लाईवुड में आप क्या देखते हैं, ठीक है, प्लाईवुड में आप क्या देखते हैं, लेयर बाय लेयर होता है। तो जब आप खुद सोचिए ना जी, लेयर बाय लेयर है, इस तरह का है, तो इस तरह का जब मटेरियल होगा माय डियर फ्रेंड, तो खुद सोचिए कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो एक्स डायरेक्शन में होगा, क्या वही वाई डायरेक्शन में होगा जी? बिल्कुल भी नहीं होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। तो उस मटेरियल को हम लोग ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। अब एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पर आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने क्या देखा, आपने देखा होमोजेनियस, होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक, एंड आइसोट्रॉपिक फर्स्ट में, फिर ऑर्थोट्रॉपिक, फिर ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल, और एक होता है एनिसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक। तो एनिसोट्रॉपिक का मतलब सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि जो भी कंपोजिट मटेरियल्स होता है ना, कंपोजिट मटेरियल्स, वो आपका एनिसोट्रॉपिक मटेरियल्स होगा, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मटेरियल आइसोट्रॉपिक ना हो। ओके, अब यहां पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाबू इन सभी मटेरियल्स के लिए इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, ठीक है, इनके लिए इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, ये आपसे पूछा जाएगा। ओके, आइए देखते हैं होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल क्या है, मेटल्स। कोई भी मेटल्स आप देखते हैं, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, कोई भी मेटल्स आप देखते हैं, तो वो क्या है, होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक है। दैट मींस उसके हर एक पॉइंट पर, हर एक डायरेक्शन में, हर एक पॉइंट पर, हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो यहां पर होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स के लिए टोटल इलास्टिक कांस्टेंट 4 होता है माय डियर, टोटल इलास्टिक कांस्टेंट 4 होता है। कौन कौन सा होगा, यंग्स मॉडुलस E, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G, पॉइजन्स रेशियो म्यू एंड बल्क मॉडुलस K। तो टोटल इलास्टिक कांस्टेंट फॉर होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स वो 4 होता है, यंग्स मॉडुलस, उसके बाद शियर मॉडुलस बोलिए, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलिए, या पॉइजन्स रेशियो एंड बल्क मॉडुलस, टोटल 4 होता है। लेकिन इन चारों में इंडिपेंडेंट कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है, तो माय डियर फ्रेंड इन चारों में इंडिपेंडेंट आपका यंग्स मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो है। ये दोनों इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होता है, लेकिन G और K मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस, ये डिपेंड करता है इन दोनों पर। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक कितना हो गया, 2 हो गया, याद रखना है। ऑर्थोट्रॉपिक के लिए इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट 9 होता है, एंड एनिसोट्रॉपिक के लिए 21 होता है। तो ये हमेशा याद नहीं रख लेना है कि टोटल इलास्टिक कांस्टेंट सिर्फ 4 ही होता है, वो होता है माय डियर होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक के लिए। लेकिन ऑर्थोट्रॉपिक के लिए मोर देन 4, आप इंडिपेंडेंट देख रहे हैं 9 है। उसी तरह एनिसोट्रॉपिक के लिए इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट 21 तक होता है। ओके, आई होप कि ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा और ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे प्लीज। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए। कह रहा है कि इफ ए मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शंस, उसे क्या कहेंगे जी, आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स। सभी डायरेक्शंस में देखिए प्रॉपर्टीज सेम है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप क्लियरली बता सकते हैं, क्योंकि अभी तुरंत मैंने आपको बताया है क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए, फॉर एन आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल, आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल के लिए द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट इज, आपसे पूछा जा रहा है कि आइसोट्रॉपिक और होमोजेनियस मटेरियल के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितना होगा। तो अभी मैंने आपको बताया
इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट 2 होगा। कौन कौन सा होगा जी? यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो, ये दोनों आपका इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होगा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, तो इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम लोग जब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का क्वेश्चंस करेंगे ना, उस टाइम हम लोग उसका कॉन्सेप्ट देख लेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। हम लोग एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब यहां पर देखते हैं। अब यहां पर आप देखिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बताने जा रहा हूं, ठीक है। यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं आइसोट्रोपिक और होमोजेनियस के लिए। अब इसके आगे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके बाद यहां पर भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व व्हेन लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड इन टेंशन रिप्रेजेंट्स द। कह रहा है कि जब लोड ग्रेजुअली अप्लाइड हो रहा है, किसमें? टेंशन में। किसी मेंबर पर टेंशन फोर्स लग रहा है, टेंशन लोड लग रहा है, और वो लोड ग्रेजुअली अप्लाइड हो रहा है, धीरे धीरे अप्लाई हो रहा है, तो उस टाइम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करते हैं। ध्यान से देखेंगे, आप प्लीज ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए माय डियर फ्रेंड, ये आपका कोई मेंबर है, दिस इज योर मेंबर ऑन विच ए ग्रेजुअली अप्लाइड लोड इज सपोज टू बी एक्टिंग। यहां पर मान लीजिए पी लोड एक्ट कर रहा है। ओके, पी का मैग्नीट्यूड मान लीजिए 10 किलो न्यूटन है। पी का मैग्नीट्यूड 10 किलो न्यूटन है। तो इस लोड का मैग्नीट्यूड जीरो से वैरी किया होगा। जीरो से कहां तक? 10 किलो न्यूटन तक। स्टार्टिंग में लोड जीरो काम कर रहा था, फिर आपने उस पर लोड लगाना शुरू किया, तो जीरो से वो बढ़कर कहां तक जाएगा? 10 तक जाएगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह के लोड को हम लोग ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कहते हैं। सो दिस इज ए ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, GAL। और यहां पर आप अगर टाइम के साथ इसका वेरिएशन देखना चाहेंगे, दिस इज P एंड दिस इज टाइम, लोड वर्सेस टाइम। तो ये लोड देखिए जीरो से वैरी किया 10 तक और फिर वहां से कांस्टेंट हो गया। ओके, ये हो गया आपका 10 किलो न्यूटन। तो जीरो से वैरी किया है, ठीक है, जीरो से मैक्सिमम तक गया है और फिर कांस्टेंट हो गया है। तो इस तरह के लोड को हम लोग ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कहते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे अप्लाई हो रहा है। ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड तक पहुंचने में इसको काफी टाइम लग जाता है। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, जब ये लोड धीरे धीरे अप्लाई हो रहा है, तो यहां पर इस मेंबर में डिफॉर्मेशन भी धीरे धीरे हो रहा होगा, डिफॉर्मेशन भी ग्रेजुअली हो रहा होगा। तो यदि मैं आपको लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व यहां पर बनाने बोल दूं, पी वर्सेस डेल्टा कर्व यदि आप यहां पर बनाएंगे, तो किस तरह का डायग्राम बनेगा? तो माय डियर, डिफॉर्मेशन भी ग्रेजुअली मूव करेगा, डिफॉर्मेशन भी ग्रेजुअली मूव करेगा। दिस इज योर डेल्टा एंड दिस इज योर P। मूव करेगा ना, क्योंकि लोड धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, तो डिफॉर्मेशन भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा होगा। ओके, अब देखिए, जब आप लोड अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी डिफॉर्म हो रहा है। तो जब बॉडी डिफॉर्म हो रहा है, तो ये बॉडी उस डिफॉर्मेशन को तो रोकना चाहेगा। तो उस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में इस बॉडी के अंदर एक एनर्जी डेवलप होता है, वो एक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। उसी एनर्जी को हम लोग स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। ओके, और ये स्ट्रेन एनर्जी ये हम लोग यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे। स्ट्रेन एनर्जी में भी हम लोग देखिए, यहां पर ध्यान देना है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं,
इस रीजन का जो एरिया देख रहे हैं, इसी एरिया को हम लोग स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। स्ट्रेन एनर्जी अंडर ए ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, अंडर ए ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ये आपका स्ट्रेन एनर्जी हो गया। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो क्लियरली आप देख रहे हैं ट्रायंगल है तो हाफ पी इंटू डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मूला आप जानते हैं पी एल बाई ए, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर एल बाय 2a। इसको यदि स्ट्रेस के टर्म में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू ए इंटू एल, इस तरह लिखेंगे आप। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब यहां से देखते हैं, ये तो हो गया लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व। ओके, अब मैं आपको यहां पर देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाकर दिखाता हूं। यहां से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, या उससे पहले आप लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम देखिए अंडर टेंशन टेस्ट, माइल्ड स्टील अंडर टेंशन टेस्ट। तो लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व जो बनेगा, सेम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम जैसा ही रहेगा, ठीक है, सेम वैसा ही डायग्राम बनेगा। अब देखिए इसी डायग्राम से एक्चुअल में टेंशन टेस्ट से हम लोग डिफॉर्मेशन लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व बनाते हैं, और इसी डायग्राम से हम लोग फिर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम भी बनाएंगे। कैसे, तो देखिए ये जो लोड है ना, इसी लोड में हम लोग एरिया से डिवाइड कर देंगे, ओरिजिनल एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें स्ट्रेस मिल जाएगा। और यहां पर जो आप डिफॉर्मेशन देख रहे हैं, इसी डिफॉर्मेशन में हम ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमें स्ट्रेन मिल जाएगा। तो डायग्राम वैसा ही रहेगा, सिर्फ उसका से डायमेंशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इस तरह का आपको डायग्राम मिल जाएगा। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। अब यहां से देखिए आपसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा था वो एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ही पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहां पर जो आप देख रहे हैं वो है स्ट्रेन एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू ए इंटू एल। ओके, तो ये स्ट्रेन एनर्जी किसका एरिया है, तो ये है माय डियर एरिया ऑफ लोड वर्सेस क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन। अब यदि आपसे बोला जाए कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में यदि बात किया जाए तो आप क्या लिखेंगे माय डियर, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको यहां पर स्ट्रेन, ये आपका स्ट्रेस, तो इलास्टिक लिमिट तक आप पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट है आपका, और यहां का इलास्टिक लिमिट तक का जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा, ये एरिया आप कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, यहां तक मान लीजिए स्ट्रेन, और ये हो गया आपका स्ट्रेस, तो क्या लिखेंगे, हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। और अभी अभी आपने पढ़ा था स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू ए इंटू एल। तो यहां से यदि स्ट्रेन एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में बोला जाए, पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सिग्मा स्क्वायर बाय 2E, यही बोलेंगे ना। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2E, क्योंकि A इंटू एल को क्या कहते हैं, वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम यहां पर आ गया नीचे में। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर बाय 2E। और इस स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम का जो एरिया है वो है हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन को आप क्या लिखेंगे, सिग्मा बाय ई। तो यहां से देखिए हमें क्या मिल गया, सिग्मा स्क्वायर बाय 2E, यानी एरिया भी किसके बराबर हो गया, सिग्मा स्क्वायर बाय 2E। और यहां पर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी किसके बराबर हो गया, सिग्मा स्क्वायर बाय 2E। सो एरिया किसके बराबर हो चुका है माय डियर, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर। और इसी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होता है माय डियर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर, और उसे ही हम लोग स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, और इसे स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा अब अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डैश इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट इज elastically deformed and then upon unloading to have this energy recovered। कह रहा है कि मटेरियल्स का ऐसा कौन सा कैपेसिटी है जिसमें जब मटेरियल्स को हम इलास्टिकली डिफॉर्म करते हैं, इलास्टिकली बोल रहा है, ध्यान रखना है, इलास्टिकली डिफॉर्म जब करेंगे तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और फिर अनलोडिंग करने के बाद ये एनर्जी रिकवर भी हो जाता है, तो उस कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया, अभी कुछ देर पहले ही हमने लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व हमने देखा था, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, यह आपका लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व, और फिर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व भी देख लीजिए। ओके, चलिए देखिए, तो स्ट्रेन एनर्जी तो मैंने आपको समझा दिया। अब यहां पर देखिए, दिस पॉइंट इज इलास्टिक लिमिट, दिस पॉइंट इज इलास्टिक लिमिट। तो जब बॉडी को हम लोग यहां से डिफॉर्म करेंगे यहां तक, जब इलास्टिक लिमिट तक आप बॉडी को डिफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हो गया इलास्टिक, दिस रीजन इज इलास्टिक रीजन, ठीक है। तो जब बॉडी को हम लोग इलास्टिक रीजन तक डिफॉर्म करेंगे और वहां पर इलास्टिक रीजन तक बॉडी के अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, यानी ये वाला जो एरिया होगा, उस एरिया को हम लोग रेजिलियंस कहते हैं, रेजिलियंस। हो सकता है कि आप यहां तक देख रहे हैं, अगर यहां तक देख रहे हैं तो बॉडी के अंदर कितना रेजिलियंस एब्जॉर्ब होगा, कितना स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, ये वाला एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। लेकिन मैक्सिमम कहां तक, तो मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट तक। जब इलास्टिक लिमिट तक आप बात करेंगे, तो जब बॉडी इलास्टिक लिमिट तक डिफॉर्म हुआ है, तो उस टाइम बॉडी जितना स्ट्रेन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उसे हम लोग मैक्सिमम रेजिलियंस कहेंगे, मैक्सिमम रेजिलियंस। और मैक्सिमम रेजिलियंस को ही हम लोग प्रूफ रेजिलियंस भी कहते हैं,
प्रूफ रेजिलियंस। तो मान लीजिए कि यहां तक इलास्टिक लिमिट तक आपका डिफॉर्मेशन क्या है, डेल्टा ई एल, एंड लोड कितना है जी, पीईएल। तो प्रूफ रेजिलियंस या मैक्सिमम रेजिलियंस आप निकाल सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, एरिया के बराबर। दैट मीन्स हाफ पीईएल इंटू डेल्टा ईएल। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, वो होता है प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज इक्वल टू प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, दैट मीन्स यहां से देखिए प्रूफ रेजिलियंस आपने ये निकाला, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू ए इंटू एल लिखेंगे ना। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम है, तो यहां से आपका आ जाएगा सिग्मा ई एल का स्क्वायर बाई 2e। और चूंकि पर यूनिट वॉल्यूम है माय डियर, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये क्या हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं स्ट्रेस कैसे निकलता है, P बाय ए नॉट, और स्ट्रेन कैसे निकलता है, डेल्टा बाय एल नॉट। तो पर यूनिट वॉल्यूम ही तो हुआ ए नॉट एल नॉट। तो उस टाइम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो इलास्टिक लिमिट होगा वहां तक के एरिया को हम लोग मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहते हैं। सो दिस इज द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। यानी यही वाला आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है माय डियर, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यदि मटेरियल को हम लगातार डिफॉर्म करते जा रहे हैं, लगातार टेंशन टेस्ट होते जा रहा है, मटेरियल पर टेंशन टेस्ट हम करते जा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा जब बॉडी आपका इस पॉइंट पर आके डिफॉर्म हो जाएगा। इस पॉइंट पर आके बॉडी क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा। तो डिफॉर्म होने तक, फ्रैक्चर होने तक, इस पॉइंट पर फ्रैक्चर हुआ है, तो फ्रैक्चर होने तक, स्टार्टिंग से लेकर फ्रैक्चर होने तक बॉडी जितना स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, उस स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग टफनेस कहते हैं। इस स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे माय डियर, इस पूरे स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग टफनेस कहेंगे। टफनेस, और टफनेस तो होता क्या है, तो ये होगा एरिया ऑफ लोड वर्सेस डेल्टा कर्व, कहां तक, अप टू फ्रैक्चर तक। उसी तरह स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में भी आप क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट तक जो एरिया होगा, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग सिंपली टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम कहेंगे। टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, और ये किसके बराबर होगा, टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम को आप सिंपली क्या कहेंगे, दिस इज एरिया ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन अप टू फ्रैक्चर, अप टू फ्रैक्चर। ओके, आई होप कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर मॉडुलस टर्म यूज हो रहा है, तो मॉडुलस टर्म जब यूज होगा तो फिर आपको स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम देखना पड़ेगा। अगर सिर्फ रेजिलियंस पूछ रहा है या सिर्फ टफनेस पूछ रहा है तो लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व में देखिए। लेकिन अगर टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम, या आप उसको मॉडुलस ऑफ टफनेस कहेंगे, या मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस के बारे में बात कर रहा है, तो फिर आप स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम देखिए, ठीक है। क्योंकि आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये क्या होता है, प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। प्रूफ रेजिलियंस को आप क्या लिखते हैं, हाफ पीईएल डेल्टा ई एल डिवाइड बाय वॉल्यूम ए नॉट इंटू एल नॉट। तो पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम यहीं से देख लीजिए ना, पीईएल बाय ए नॉट,
ये क्या मिलेगा हमें, हाफ सिग्मा, हाफ सिग्मा ई एल इंटू डेल्टा ई एल बाय एल नॉट, ये क्या है आपका स्ट्रेन एट इलास्टिक लिमिट, क्या मिल गया आपको, हाफ सिग्मा ई एल इंटू एप्सिलॉन ई एल, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा ई एल का स्क्वायर बाय 2e। तो जब मॉडुलस ऑफ टफनेस या मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस के बारे में बात किया जाए तो हम लोग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम देखते हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा माय डियर, कह रहा है कि इलास्टिकली डिफॉर्म कर रहे थे ना, तो जब इलास्टिकली डिफॉर्म करेंगे तो बॉडी के अंदर कौन सा स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर, रेजिलियंस, रेजिलियंस एब्जॉर्ब होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, चलिए अब यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आई थिंक मुझे कुछ बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया है property to absorb large amount of energy before fracture। कह रहा है फ्रैक्चर होने से पहले जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड उस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग टफनेस कहते हैं। फ्रैक्चर होने तक स्टार्टिंग से लेकर, जैसे ही टेंशन टेस्ट शुरू हुआ तो स्टार्टिंग से लेकर फ्रैक्चर होने तक बॉडी अपने अंदर जितना एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टफनेस कहते हैं। क्योंकि बॉडी लगातार डिफॉर्म होते जा रहा है, लेकिन बॉडी तो चाहेगा नहीं कि हम डिफॉर्म हो, तो बॉडी के अंदर एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा और उसी रेजिस्टिंग फोर्स के कारण वहां पर वर्क डन भी होगा, और वर्क डन आपका एनर्जी एब्जॉर्ब होता, वो जो वर्क डन हो रहा है वही आपका एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, दैट मींस स्ट्रेन एनर्जी है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टफनेस। ओके, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन का क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। रेजिलियंस ऑफ मटेरियल शुड बी कंसिडर्ड व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू। कह रहा है कि रेजिलियंस ऑफ ए मटेरियल हम लोग कंसिडर करते हैं, कब कंसिडर करते हैं, जब मटेरियल पर सब्जेक्ट हो। क्या सब्जेक्ट हो, तो ऑप्शन में देखिए कह रहा है शॉक लोड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, केमिकल कोटिंग, पॉलिशिंग। तो माय डियर फ्रेंड कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल पर यदि शॉक लोड लग रहा हो, शॉक लोड बोलिए या इम्पैक्ट लोड बोलिए, या इम्पैक्ट लोड आप बोलिए, ठीक है। तो जब ये एक्ट होगा, ठीक है, या वेरिएबल लोड भी आप कह सकते हैं, अगर ये किसी बॉडी पर, किसी मेटल पर एक्ट कर रहा है तो वहां पर क्या होगा, बॉडी एक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा बात है जी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों करता है, ये देखिए बड़ा सिंपल सा मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे एक मटेरियल है और यहां पर एक ग्रेजुअली अप्लाइड लोड एक्ट कर रहा है, तो आप जानते हैं कि ये डिफॉर्म करेगा, आप जानते हैं कि ये मटेरियल डिफॉर्म होगा। ओके, आइए देखिए डिफॉर्म हो गया, कितना डिफॉर्म हुआ, दिस अमाउंट इज डेल्टा। तो माय डियर फ्रेंड ये डिफॉर्मेशन किसके कारण हुआ, पी के कारण। इसका मतलब है कि यहां पर वर्क डन हुआ है किसके द्वारा, लोड पी के द्वारा, वर्क डन बाय लोड पी, किसके ऊपर, ऑन द बार, ऑन द बार। और ये आप कैसे निकाल लेंगे, तो हाफ पी डेल्टा, हाफ पी डेल्टा। ओके, क्योंकि आपने देखा था ना जी, लोड के साथ डिफॉर्मेशन ग्रेजुअली मूव कर रहा था ना, तो उसका जो एरिया होगा वही तो वर्क डन होगा, वही तो वर्क डन है। और इस वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल वर्क डन या एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल वर्क। लेकिन इसी टाइम जब डिफॉर्मेशन हो रहा है तो ये बेचारे बॉडी के अंदर भी तो कुछ हो रहा होगा जी, बॉडी के अंदर भी एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ है जो इस डिफॉर्मेशन को रोकना चाह रहा है। तो जब फोर्स डेवलप हुआ है तो उसके अंदर भी वर्क हो रहा होगा, एंड उस वर्क को हम लोग बोलते हैं इंटरनल वर्क, इंटरनल वर्क। और ये इंटरनल वर्क ही आपका क्या है, स्ट्रेन एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी, मतलब उतना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये किसके बराबर होगा, तो जितना एक्सटर्नल वर्क हुआ है उतना इंटरनल वर्क भी होना चाहिए।
तो इंटरनल वर्क एंड एक्सटर्नल वर्क दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, इसीलिए हम लोग स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल वर्क यानी हाफ पी डेल्टा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका, शॉक लोड। जब शॉक लोड अप्लाई होगा, इंपैक्ट लोड अप्लाई होगा, तो वहां पर बॉडी के अंदर स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और उसी स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग रेजिलियंस कहेंगे, लेकिन कब, जब इलास्टिक लिमिट तक बात किया जाए। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, डक्टाइल मटेरियल आपको दिया हुआ है, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस दैट कैन बी सस्टेन्ड बाय मटेरियल बिफोर ब्रेकिंग इज नोन एज। कह रहा है कि डक्टाइल मटेरियल्स के लिए जो टेंसाइल स्ट्रेस का लार्जेस्ट वैल्यू होगा, जो कि मटेरियल सस्टेन कर पा रहा है, जो कि मटेरियल के द्वारा सस्टेन हो रहा है, बर्दाश्त किया जा रहा है, बिफोर ब्रेकिंग, ब्रेकिंग होने से पहले। माय डियर फ्रेंड, ये आपसे क्या पूछ रहा है, आई होप कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे और आपको आंसर भी आता होगा। इसके लिए आप माइल्ड स्टील के लिए टेंशन टेस्ट के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप बना लीजिए। ये फ्रैक्चर पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट इज अल्टीमेट पॉइंट, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलते हैं, या अल्टीमेट स्ट्रेस भी आप बोलेंगे। ठीक है, इसे हम लोग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। और आप क्या देख रहे हैं, देखिए फ्रैक्चर होने से पहले, एकदम ध्यान से देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है। फ्रैक्चर होने से पहले मटेरियल कितना मैक्सिमम स्ट्रेस को बर्दाश्त किया था, इसी मैक्सिमम स्ट्रेस के बारे में पूछा जा रहा है, और इस मैक्सिमम स्ट्रेस को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। सो करेक्ट आंसर विल बी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और ये क्वेश्चन देखिए, UPRVUNL असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 2016 में पूछा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये आपका HPPSC पॉलिटेक्निक एग्जाम 2016 में पूछा गया था। ठीक है, पॉलिटेक्निक मतलब पॉलिटेक्निक लेक्चरर, पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ए टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स व्हेन सब्जेक्टेड टू हाई रेट्स ऑफ लोडिंग। कह रहा है कि मटेरियल्स के बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, लेकिन जब उस मटेरियल पर हाई रेट ऑफ लोडिंग एक्ट कर रहा होगा। हाई रेट ऑफ लोडिंग का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। हाई रेट ऑफ लोडिंग, इसका मतलब पहले समझ लीजिए। हाई रेट ऑफ लोडिंग, तो माय डियर फ्रेंड, हाई रेट ऑफ लोडिंग का मतलब है लोडिंग या मैक्सिमम लोडिंग इन स्मॉल टाइम इंटरवल, मतलब बहुत ही कम टाइम में आप मैक्सिमम लोड अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ही कम टाइम में। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल क्या होगा, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल आ रहा है, आप बैट से उसको मार रहे हैं, तो कम टाइम के लिए मैक्सिमम लोड एक्ट किया है बॉडी के ऊपर। या आप ड्रॉप फोर्जिंग के बारे में सुने होंगे, ड्रॉप फोर्जिंग, या आप घर में भी हैमरिंग एक्शन करते हैं। ठीक है, तो कम टाइम के लिए ही आप हैमर को लगाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो कम टाइम के लिए लोड लग रहा है, इसे ही हम बोलते हैं हाई रेट ऑफ लोडिंग। मतलब लोडिंग अप्लाई हो रहा है लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए, और उसी कम टाइम में वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पहुंच जाता है, इसे हम लोग इंपैक्ट लोड कहते हैं। यही तो इंपैक्ट लोड होता है माय डियर, यही तो आपका इंपैक्ट लोड है, इंपैक्ट टेस्टिंग कहते हैं इसको। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इंपैक्ट लोड का एग्जाम्पल क्या है,
तो आपने प्रोडक्शन में पढ़ा होगा सीट मेटल ऑपरेशंस, वहां पर भी हैमरिंग एक्शन होता है ना जी, डाई रहता है ना जी, डाई, तो डाई वहां पर क्या करेगा, हैमरिंग एक्शन ही तो करता है, ठीक है। सीट मेटल ऑपरेशंस, ब्लैक स्मिथ ऑपरेशंस, सीट मेटल ऑपरेशंस में आप क्या क्या पढ़ते हैं, ब्लैंकिंग पढ़ते हैं, पियर्सिंग पढ़ते हैं, ठीक है। ऊपर से डाई आया, उसको हैमर किया, ठीक है, और फिर वहां से आपका होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो वही है आपका सीट मेटल ऑपरेशंस, तो वो कम टाइम के लिए लग रहा है ना। उसी तरह ब्लैक स्मिथ ऑपरेशन, फिर देखिए स्पर गियर टूथ में भी इंपैक्ट लोड काम करता है, इसीलिए तो स्पर गियर फेल कर जाता है, इसीलिए हेलिकल गियर्स का इन्वेंशन किया गया। ओके, फिर देखिए पिस्टन में भी आपका इंपैक्ट लोड काम करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंपैक्ट टेस्ट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो हाई रेट ऑफ लोडिंग का क्या मतलब है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं, ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। What does the elasticity of material enables it to do? कह रहा है इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, किसी भी मटेरियल का इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी होता है उसका क्या मतलब है। आइए ध्यान से देखते हैं, मान लीजिए माय डियर फ्रेंड, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाइए किसी मटेरियल के लिए, और आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कि वो इस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना है, एंड दिस इज द इलास्टिक लिमिट, यहां इलास्टिक है, सॉरी, और ये आपका प्लास्टिक है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर लीनियर आप नहीं दिखा रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड कुछ जरूरी नहीं है कि इलास्टिक लिमिट होने के लिए लीनियर होना चाहिए। इलास्टिक लिमिट शो करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हमेशा वहां पर लीनियर वेरिएशन दिखाइए, ठीक है। अब देखिए, तो ये इलास्टिक लिमिट है, तो मटेरियल को जब आप लोडिंग कर रहे हैं इलास्टिक लिमिट तक हम लोग लोडिंग कर रहे हैं, दिस इज द लोडिंग। लेकिन इलास्टिक लिमिट से पहले मान लीजिए कि ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए, लेकिन जैसे ही आप ए पॉइंट पर पहुंच रहे हैं तो वहां से आपने क्या किया, वहां से आपने उसको अनलोड कर दिया, वहां से आपने क्या किया, अनलोडिंग। मतलब लोड लग रहा था, लेकिन इलास्टिक लिमिट पहुंचने से थोड़ा सा पहले हम लोगों ने क्या किया, लोड को वहां से हटा दिया। तो जब लोड लग रहा था तो वहां पर देखिए माय डियर, इतना डिफॉर्मेशन हुआ, यहां से लेकर इतना डिफॉर्मेशन हुआ ए पॉइंट तक। लेकिन फिर ए पॉइंट पर आपने क्या किया, अनलोड कर दिया। तो जैसे ही हम अनलोड करेंगे तो मटेरियल फिर से वापस इस ए पॉइंट से होते हुए वापस ओ पॉइंट पर पहुंच जाएगा, मतलब वहां पर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ये कंप्लीट 100% रिकवरी कर लेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग एलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। मतलब आप जैसे ही अनलोड कीजिएगा, लोड को रिमूव कीजिएगा, तो वो अपना ओरिजिनल शेप जो है वो रिगेन कर लेगा। मटेरियल के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपने इस केस में क्या किया था, इलास्टिक लिमिट से थोड़ा पहले ही अनलोड कर दिया। लेकिन अगर आप बोलें कि सर मेरा इच्छा है, कि हम लोग इलास्टिक लिमिट के बाद तक लोडिंग करें, में लोडिंग करें और फिर उसको अनलोड करें, आइए कर लेते हैं। मान लीजिए कि अब ए पॉइंट हमारा यहां है, इलास्टिक लिमिट के बाद है, तो इस ए पॉइंट तक आपने बॉडी को लोडिंग किया, बॉडी पर आप लगातार लोड लगाते गए। तो उस टाइम देखिए बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन हो चुका है माय डियर, इतना डिफॉर्मेशन हो चुका है, यहां से लेकर देखिए इतना डिफॉर्मेशन हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप इस ए पॉइंट पर पहुंचे, अब आप बोल रहे हैं कि सर हम लोग यहां पर अनलोड करेंगे। अब आप बोले कि सर यहां पर अनलोड करते हैं, अनलोडिंग।
लेकिन माय डियर फ्रेंड, जैसे ही आप अनलोड करेंगे तो यहां पर देखिए इस रास्ते से अनलोडिंग होगा, इस रास्ते से अनलोडिंग होता है। ठीक है, लोडिंग देखिए, लोडिंग गया इस पाथ से, लोडिंग गया है आपका इस पाथ से होते हुए, यहां से यहां तक लोडिंग हुआ। लेकिन जैसे ही आप अनलोड कीजिएगा तो सेम पाथ से नहीं होगा, अनलोडिंग अब यहां से यहां तक होगा। ये पॉइंट मान लीजिए पॉइंट बी, यानी मटेरियल यहां पर आके रुक जाएगा, मटेरियल इस जीरो पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा, मतलब ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर पाएगा। तो कुछ तो रिकवरी किया है, तो देखिए कितना रिकवरी किया है, इतना रिकवरी किया है। सो दिस इज द इलास्टिक रिकवरी, इलास्टिक रिकवरी। ओके, ये क्या है, इलास्टिक रिकवरी है। और ये क्या है, ये देखिए, और मटेरियल में ये कंप्लीट स्ट्रेन, इतना स्ट्रेन रह ही जाएगा, यानी मटेरियल ओ पॉइंट से ओ पॉइंट पर आपने उसको स्ट्रेच करना शुरू किया था, लेकिन जैसे ही अनलोड किया आप तो मटेरियल बी पॉइंट पर आके रुक जाएगा। दैट मीन्स मटेरियल में इतना स्ट्रेन हो जाएगा, तो इसी स्ट्रेन को हम लोग रेसिडुअल स्ट्रेन कहते हैं, रेसिडुअल स्ट्रेन। यानी मटेरियल अपना ओरिजिनल शेप नहीं गेन कर पाया, उसमें इतना स्ट्रेन रह ही जाएगा। ठीक है, और इसी रेसिडुअल स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग जो इलोंगेशन होगा, ये रेसिडुअल स्ट्रेन है ना, तो स्ट्रेन बराबर क्या होता है, इलोंगेशन बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसी के करस्पॉन्डिंग जो इलोंगेशन होगा, उस इलोंगेशन को हम लोग परमानेंट सेट कहते हैं, परमानेंट सेट। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप मटेरियल को इलास्टिक लिमिट के बाद तक, इलास्टिक लिमिट के बाद तक आप लोड लगा दे रहे हैं और फिर वहां से यदि आप अनलोड करते हैं तो मटेरियल अपना ओरिजिनल पोजीशन रिगेन नहीं कर पाएगा, उसमें थोड़ा सा रेसिडुअल स्ट्रेन परमानेंटली सेटअप हो जाएगा, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन परमानेंटली थोड़ा सा हो जाएगा, और उसी स्ट्रेन को हम लोग रेसिडुअल स्ट्रेन कहते हैं। और थोड़ा सा जो वो रिकवरी किया है उसे हम लोग इलास्टिक रिकवरी कहते हैं। और जितना स्ट्रेन मिला है रेसिडुअल स्ट्रेन, उसके करस्पॉन्डिंग जो इलोंगेशन होगा उसे हम लोग परमानेंट सेट कहते हैं। ओके, लेकिन अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर तक ही हम लोड किए हैं, तो फिर यदि आप अनलोड कीजिएगा तो वो फिर अपना ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगा, वो आप फिगर में कंप्लीटली देख पा रहे हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, regain the original shape after the removal of applied force। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं माय डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है। इफ द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज 0 देन इट मीन्स दैट, आपसे कह रहा है कि अगर पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू 0 हो जाए तो इसका क्या मतलब है। काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा गलती करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपसे बोला जा रहा है पॉइजन्स रेशियो, तो पॉइजन्स रेशियो के बारे में पहले आप देख लीजिए। पॉइजन्स रेशियो ये एक इलास्टिक कांस्टेंट है जिसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, और ये होता है लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ध्यान दीजिए, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल। ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, और ये जेड डायरेक्शन, और यहां पर आप लोड अप्लाई कर रहे हैं पी। तो देखिए माय डियर, आपने लोड अप्लाई किया है एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में हमें डिफॉर्मेशन मिलेगा, उसी तरह हमें वाई डायरेक्शन में भी डिफॉर्मेशन मिलेगा, और जेड डायरेक्शन में भी हमें डिफॉर्मेशन मिलेगा। ओके, तो यहां पर एक्स डायरेक्शन में हमें डिफॉर्मेशन मिला,
तो एक्स डायरेक्शन में हमें स्ट्रेन मिलेगा। ओके, वाई डायरेक्शन में भी देखिए हमें वाई डायरेक्शन में भी हमें डिफॉर्मेशन मिल रहा है, दैट मीन्स वाई डायरेक्शन में भी हमें स्ट्रेन मिलेगा। जेड डायरेक्शन में भी डायमेंशन चेंज हुआ है तो जेड डायरेक्शन में भी स्ट्रेन मिलेगा। लेकिन जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई किया जाता है उस डायरेक्शन में हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिलता है। यानी यहां पर एक्स डायरेक्शन में लोड अप्लाई किया गया है तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको किस डायरेक्शन में मिलेगा? एक्स डायरेक्शन में मिलेगा। ओके, लेकिन लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? तो जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई हुआ है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन मिलेगा उसे हम लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। तो लेटरल स्ट्रेन माय डियर फ्रेंड यहां पर क्या हो जाएगा? या तो y डायरेक्शन का स्ट्रेन बोलिए या तो z डायरेक्शन का स्ट्रेन। ये डिवाइड नहीं है, आप और लिख दीजिए, ठीक है। तो उस स्ट्रेन को हम लोग लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई होगा उस डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें लेटरल स्ट्रेन मिलता है। ओके, चलिए अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि पॉइजन्स रेशियो 0 है। तो आप खुद सोचिए पॉइजन्स रेशियो 0 कब होगा? पॉइजन्स रेशियो 0 कब होगा? इफ अगर लेटरल स्ट्रेन 0 हो जाए। ध्यान से देखिएगा, अगर लेटरल स्ट्रेन 0 हो जाएगा तो पॉइजन्स रेशियो 0 हो जाएगा। एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इनफाइनाइट हो जाए तो उस टाइम भी पॉइजन्स रेशियो 0 हो सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। अब यहां पर ऑप्शन में देखिए, लेटरल स्ट्रेन 0 कहीं पर नहीं बोला जा रहा है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इनफाइनाइट होना चाहिए ऐसा आपको एक ऑप्शन में बोल रहा है। सो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, इफ द रेडियस ऑफ वायर स्ट्रेच्ड बाय ए लोड इज डबल्ड देन इट्स यंग्स मॉडुलस। कह रहा है कि किसी वायर के रेडियस को हम डबल कर दें। एक वायर है जो लोड से स्ट्रेच हुआ है, उसके रेडियस को यदि हम डबल कर दें तो उसका यंग्स मॉडुलस क्या होगा? ओके, आइए देखिए। तो सबसे पहली बात आपने पढ़ा होगा, हुक्स लॉ का कहना है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो इलास्टिक कांस्टेंट आएगा जिसे हम लोग यंग्स मॉडुलस कहते हैं। सो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय नॉर्मल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और ये यंग्स मॉडुलस हमें मिलता कैसे है वो ध्यान से देखिएगा। जो आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, माय डियर फ्रेंड, उसमें यहां तक आपका क्या है? लीनियर है, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है। ये पॉइंट आपका इलास्टिक लिमिट, दिस पॉइंट इज अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो देखिए इस प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यहां से यंग्स मॉडुलस क्या मिल गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। यानी ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, इसी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा ये आपका किस फॉर्म में है? आप खुद देख लीजिए, ये किस फॉर्म में है? y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में है। यानी ये e क्या है? दिस e इज द स्लोप। किसका स्लोप? तो सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन कर्व का स्लोप। तो सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन कर्व का स्लोप, तो ये स्ट्रेट लाइन कहां तक है? यहां तक है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। तो यहां पर जो स्लोप होगा माय डियर फ्रेंड, दिस एंगल इज थीटा, इसे ही हम लोग यंग्स मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। यही आपका क्या है? यंग्स मॉडुलस। सो यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट
दिस इज द स्लोप ऑफ सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन कर्व अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। अब देखिए ये यंग्स मॉडुलस जो है, मान लीजिए कि ये जो फिगर आप बनाए हैं ये किसका बना है, माइल्ड स्टील का, माइल्ड स्टील का। देखिए तो इस माइल्ड स्टील में यदि हम लोग कार्बन का परसेंटेज बढ़ाते चले जाए, कार्बन का परसेंटेज बढ़ाते चले जाइए, ठीक है, तो क्या होगा आप देखिए यहां तक आपका वही रीजन रहेगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसा डायग्राम बनेगा। थोड़ा सा और कार्बन का परसेंटेज बढ़ा देंगे तो इस तरह का बनेगा स्टेट डायग्राम। थोड़ा सा और कार्बन का परसेंटेज बढ़ा देंगे तो यहां तक आएगा और यहीं पर फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, जब कार्बन परसेंटेज हम लोग बढ़ा देंगे, जब कार्बन का परसेंटेज बढ़ाते रहेंगे माइल्ड स्टील में, तो उस टाइम देखिए स्टेट डायग्राम इस तरह का बनता है। तो देखिए सभी जितने भी स्टील आपको यहां पर दिख रहे हैं उसमें लो कार्बन स्टील है, मीडियम कार्बन स्टील है, हाई कार्बन स्टील है। तो सभी स्टील अलग अलग हो चुका है, सभी का प्रॉपर्टीज अलग हो चुका है, लेकिन सभी केस में देखिए यंग्स मॉडुलस सेम है, क्योंकि आपका प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो स्लोप होगा, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, सो यंग्स मॉडुलस चेंज नहीं होगा। यंग्स मॉडुलस मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, ये डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए कि ये आयरन का पीस है तो इसका कुछ यंग्स मॉडुलस है। अब आयरन का ही दूसरा पीस हम लोग ज्यादा एरिया का ले लें, ठीक है, तो उसका भी यंग्स मॉडुलस इसके बराबर ही होगा। तो यंग्स मॉडुलस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, ये उसके ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, ज्योमेट्रिक डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो ये ध्यान में रखना होगा। अगर हम रेडियस को डबल कर दें, कुछ भी कर दीजिए आप, यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा। Young's modulus is the property of material. ये अगर मटेरियल सेम है, जैसे स्टील है, तो स्टील चाहे लो हो, मीडियम हो, हाई हो, ठीक है, हाई कार्बन स्टील हो, फिर भी यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा। लेकिन हाँ अगर मटेरियल चेंज हो जाएगा, स्टील के बदले आप वहां पर एल्यूमिनियम को ला दे रहे हैं, तब यंग्स मॉडुलस चेंज हो जाएगा। अगर मटेरियल चेंज होगा तभी यंग्स मॉडुलस चेंज होगा। लेकिन यदि मटेरियल सेम है तो उसका डायमेंशन आप बढ़ाते जाइए, कुछ भी कर दीजिए, यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस रिमेन्स अनअफेक्टेड। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। विच मैकेनिकल प्रॉपर्टीज गेट्स अफेक्टेड इन एन एलवाई व्हेन इट इज इन ओवर एज्ड कंडीशन। करा है कि इनमें से कौन सा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एलवाई में अफेक्ट करता है, अफेक्टेड हो जाता है जब हम उसे ओवर एज्ड कंडीशन में रखते हैं, ओवर एज्ड। तो आपने देखिए एज हार्डनिंग प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, एज हार्डनिंग प्रोसेस, एज हार्डनिंग आपने पढ़ा होगा। तो एज हार्डनिंग में देखिए यहां पर तीन चीज होता है, ठीक है, तीन चीज यहां पर होता है, ध्यान से देखेंगे। एज हार्डनिंग ये बेसिकली एल्यूमिनियम एलॉय के लिए होता है, ठीक है, ये बेसिकली एल्यूमिनियम एलॉय के लिए होता है माय डियर। तो एज हार्डनिंग प्रोसेस में देखिए तीन चीज होता है। पहला चीज हार्डनेस इंक्रीज करता है, हार्डनेस धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू होता है। सेकेंड चीज में क्या होगा, सेकेंड में क्या होगा कि हार्डनेस इंक्रीज करते करते मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हार्डनेस हो जाएगा। एंड थर्ड थर्ड क्या पॉसिबिलिटी है, तो तीसरा पॉसिबिलिटी यह है कि हार्डनेस डिक्रीज करने लगेगा, हार्डनेस डिक्रीज करेगा। तो ये तीन पॉसिबिलिटी यहां पर होता है एज हार्डनिंग में। अब यहीं पर देखिए जब हार्डनेस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जब हार्डनेस इंक्रीज कर रहा है तो इसे हम लोग अंडर एजिंग कहते हैं, अंडर एजिंग।
जब मैक्सिमम हार्डनेस है तो उसे हम लोग पीक एजिंग कहते हैं, पीक। और जब हार्डनेस डिक्रीज कर रहा है, हार्डनेस बहुत ही घट जाता है, तो उसे हम लोग ओवर एजिंग कहते हैं, ओवर एजिंग। मतलब उसका बहुत ज्यादा एज हार्डनिंग हो चुका है, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा उसका एज हार्डनिंग हो जाएगा, ओवर एजिंग उसको बोलते हैं, मतलब उसका हार्डनेस घट जाएगा, ठीक है। तो जब हार्डनेस घटता है तो उसे हम लोग ओवर एजिंग कहते हैं। यही आपसे पूछा जा रहा है कि ओवर एज कंडीशन में क्या होगा, तो उसका हार्डनेस लोअर हो जाएगा, लोअर हार्डनेस, हार्डनेस डिक्रीज कर रहा है माय डियर। तो बस इतना चीज आपको यहां पर ध्यान में रखना है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए अब यहां पर देखिए, कह रहा डेट्रीमेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल फॉर शॉक लोड एप्लीकेशन। कह रहा है शॉक लोड एप्लीकेशन के लिए डेट्रीमेंटल प्रॉपर्टी क्या होगा। माय डियर फ्रेंड, डेट्रीमेंटल का हिंदी क्या होता है, हानिकारक। डेट्रीमेंटल का हिंदी होता है हानिकारक। तो कह रहा है कि शॉक लोड एप्लीकेशन के लिए किसी मटेरियल पर शॉक लोड लग रहा है, इंपैक्ट लोड लग रहा है, तो उस मटेरियल के लिए इनमें से कौन सा हानिकारक प्रॉपर्टी है, कौन सा हमारे लिए हानिकारक होगा, डेट्रीमेंटल होगा। तो माय डियर फ्रेंड आप ध्यान दीजिए, इंपैक्ट लोडिंग है, ठीक है, इंपैक्ट लोडिंग है। तो उस टाइम देखिए, उस टाइम जब शॉक लोड है तो इस फ्रैक्चर पॉइंट तक माय डियर फ्रेंड जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसे हम टफनेस कहते हैं, उसे हम टफनेस कहते हैं, ठीक है। लेकिन तो हम क्या चाहेंगे, तुम ध्यान से सुनिएगा, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं, या मॉडुलस ऑफ टफनेस कहते हैं, या मॉडुलस ऑफ टफनेस कहते हैं। तो आपका क्या इच्छा होगा, आप क्या चाहेंगे, अगर शॉक लोड अप्लाई हो रहा है तो आप क्या चाहेंगे, तो आप चाहेंगे कि ये एरिया हमारा ज्यादा हो, मतलब ज्यादा देर के बाद वो फ्रैक्चर हो, ताकि हमारा एरिया ज्यादा मिलेगा, मतलब वहां पर स्ट्रेन एनर्जी ज्यादा मिलेगा हमें, तो हमारा इच्छा ये होगा। लेकिन यहां पर पूछ रहा है हानिकारक प्रॉपर्टी, डेट्रीमेंटल प्रॉपर्टी क्या होगा। तो अगर ये टफनेस का वैल्यू कम हो जाएगा, तो मान लीजिए कि मटेरियल जो है यहीं पर आके फ्रैक्चर हो जाए, यहीं पर मान लीजिए फ्रैक्चर अगर हो जाए, तो यहां पर अगर फ्रैक्चर हो गया तो उस टाइम आपको सिर्फ इतना एरिया मिलेगा, यानी आपका टफनेस घट जाएगा। तो ये हमारे लिए हानिकारक है ना। हमारा कोशिश ये था, हमारा इच्छा ये था कि यहां तक आकर फ्रैक्चर करे, दैट मीन्स उसमें टाइम लगेगा और स्ट्रेन एनर्जी भी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, जो हमारे लिए हानिकारक है, कि अगर ऐसा हो गया कि वो फ्रैक्चर पॉइंट यहीं पर हो गया, तो हमारा टफनेस तो काफी कम हो जाएगा ना जी, टफनेस हमारा कम हो जाएगा। तो यदि लो टफनेस वहां पर है, लो टफनेस बोल दिया गया, तो लो टफनेस हमारा क्या है, डेट्रीमेंटल प्रॉपर्टी है, वैसा हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा टफनेस हाई हो, हाई टफनेस हो, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले फ्रैक्चर होने से पहले, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो फिर फ्रैक्चर पॉइंट शिफ्ट करेगा, फ्रैक्चर बाद में होगा, ठीक है, लेट से होगा। लेकिन अगर कम स्ट्रेन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो जल्दी से फ्रैक्चर हो जाएगा। तो हमारा हानिकारक प्रॉपर्टी यहां पर क्या है, लो टफनेस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लो टफनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो काफी आसान है। आफ्टर विच पॉइंट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डज मेटल कटिंग स्टार्ट। कह रहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के किस पॉइंट के बाद मेटल कटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो माय डियर अभी हमने फिगर में देखा, ये आपका क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट माय डियर। इस पॉइंट के बाद मटेरियल फ्रैक्चर हो जाता है, वहां से मेटल कट होना शुरू हो जाएगा, फ्रैक्चर हो गया है। तो मेटल कटिंग किस पॉइंट के बाद स्टार्ट होगा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर फ्रैक्चर पॉइंट के बाद स्टार्ट होगा। ये तो काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भेल ईटी में पूछा गया है 2019 में, ठीक है।
तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट के बाद माय डियर फ्रेंड आपका मेटल कटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए माय डियर, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए, आई थिंक आज का सेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को काफ़ी डिटेल वे में देखा, इसीलिए टाइम लग गया। तो अब नेक्स्ट सेशन में इसके आगे हम लोग फिर इसके आगे का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और चैप्टर वाइज ही क्वेश्चंस होगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बाद फिर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का सारा क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हुए हैं सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको काफी डिटेल्ड वे में। तो बस आपको यहाँ पर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। ओके माय डियर, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को शेयर कर दीजिए, और जितना हो सके इस चैनल को लाइक कर दीजिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू माय डियर।